बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल डे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2022-23 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए जो कक्षा 8वीं के हैं और विषय कौन सा है आपका गणित। आज हम आपको यहाँ पे जो विषय गणित के अंतर्गत जो प्रश्न बताएंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर के दृष्टिकोण से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 10 तक। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है परिमेय संख्याओं का गुणात्मक तत्समक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। क्या है परिमेय संख्या का गुणात्मक तत्समक, तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्या होता है इसका गुणात्मक तत्समक 1 होता है, तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया है आपको, क्या दिया है 17 के घन में इकाई का अंक होगा। आपको कहा है यहाँ 17 के घन में, ये 17 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। तो आप क्या कीजिए, प्रत्येक इकाई 17 की इकाई का अंक क्या है 7, 7 का घन निकाल लीजिए। अब 7 का घन कैसे निकालेंगे, 7 का हम कितने बार गुणा करेंगे 3 बार, 7 गुणित 7, 3 बार गुणा कर दिए। 7 का 7 गुणा किए 49 गुणित 7, फिर 7 हम 63 की 3 हासिल की 6, 7 चौक 28, 28 में 6 जोड़े तो कितना हो गया 34, 343 आ गया। आपको पूछा है 17 के घन में, तो 7 का घन 343, तो इसका इकाई का अंक क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 के घन में इकाई का अंक ए नंबर का आंसर सही होगा 3। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, एक लंबवती बेलन में समतल पृष्ठों की संख्या होती है, ए नंबर 3, बी नंबर 2, सी नंबर 1 और डी नंबर 0। तो सब लंबवती बेलन के समतल पृष्ठों की संख्या कितनी होती है ये बताइए, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का आंसर 2। फिर अगला प्रश्न है श्वेता एक कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकती है, तो वह पूरा कार्य समाप्त करेगी। तो देखिए श्वेता एक कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में समाप्त करती है 10 दिन में, तो पूरा कार्य समाप्त करेगी। तो क्या कीजिए आप, ये 10 दिन जो हैं आपके, ये 10 में किसका 2/5 है तो उसको उल्टा कर दीजिए, 5/2 का गुणा कर दीजिए। 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। अब क्या बचा यहाँ पे हमारा 5 गुणित 5, 5 का 5 गुणा कितना आ गया 25। तो यहाँ ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, ए नंबर 10 दिन में, बी नंबर 20 दिन में, सी नंबर 25 दिन में और डी नंबर 30 दिन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 25 दिन में। जी आपका सी नंबर का आंसर सही हो गया। फिर अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, 18xy भागित 9xy का मान होगा। यहाँ दिए 4 ऑप्शन दिए, ए नंबर 2xy, बी नंबर 2, सी नंबर 2y और डी नंबर 2x। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। तो हल करके देख लेते हैं हम। 18xy में 18xy में किसका भाग देना है हमें 9xy का, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, XY से XY कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बी नंबर का, इसमें बी नंबर का आंसर सही होगा। तो यहाँ पे आप सही आंसर क्या लिख देंगे 2। इस प्रकार से आपके यहाँ पे जो आपके प्रश्न थे बी नंबर का प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है, 100 की घात शून्य का मान होगा। 100 की घात शून्य का मान क्या होगा, तो किसी भी संख्या की घात यदि शून्य होती है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। 8 का घनमूल होगा, तो 8 का घनमूल क्या होगा, तो 8 का घनमूल निकाल के देख लेते हैं चलिए। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, इसका भाग जाएगा 2 का, 2 चौके 8, 2 का भाग 4 में दी कितने बार गया 2 बार गया, फिर 2 का भाग 2 में दी कितने बार गया 1 बार। और क्या निकालना है हमें 8 का घनमूल निकालना है। तो क्या हो जाएगा 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या टूटे 2 गुणित 2 गुणित 2। तो घनमूल में कितने जोड़े बनते हैं 3 जोड़े, तो यहाँ से 3 बार 3 2 के 3 जोड़े बन गए तो 2 बाहर हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ प्रश्न क्या था 8 का घनमूल होगा, ए नंबर 4, बी नंबर 24, सी नंबर 2 और डी नंबर 8/3। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा आपका सी नंबर का आंसर सही होगा 2। वर्गांतर 50 और 60 में उच्च सीमा क्या है। वर्गांतर में 50 और 60 में उच्च सीमा क्या है, तो यहाँ पे जो है आपका किस वर्गांतर क्या है 50 और 60। इसमें क्या पूछा है आपको उच्च सीमा, 4 ऑप्शन दिए, ए बराबर 60, बी बराबर 50, सी बराबर 110 और डी बराबर 55। तो इसका उच्च सीमा ये यहाँ पे जो 50 दिया हुआ है ये 50 निम्न सीमा है और 60 क्या है उच्च सीमा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर का, ए नंबर का आंसर सही है। यदि निम्न सीमा पूछता आपको तो बी नंबर का आंसर सही हो जाता। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। मूलधन के साथ ब्याज पर लगने वाला ब्याज क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका डी नंबर का आंसर सही होगा। मूलधन के साथ ब्याज पे लगने वाला ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, तो इसका डी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका कौन सा दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया देखते हैं चलिए, पढ़िए प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 में दिया है, एक कोष्टक में दिया 2/3 XY कोष्टक बंद गुणित ऋण 9/10 x वर्ग y वर्ग का गुणनफल होगा। इसका हमको गुणनफल बताना है, तो चलिए इसका गुणनफल निकाल के देखते हैं क्या है 2/3 XY गुणित ऋण 9/10 x वर्ग y वर्ग। अब हम इसका गुणनफल ज्ञात करते हैं, देखते हैं
सबसे पहले हम ये जो दो एकम 2 और 2 से 10 को काटे 5 बार, 3 एकम 3, 3 से 9 को काटे कितने बार? 3 बार। अब क्या बचा हमारा यहाँ पे? ऋण 3/5। अब देखिए ये x का गुणा x वर्ग में करेंगे तो x की घात 3 आ जाएगा, और ये y का गुणा y की घात 3, y की घात 2 से करेंगे तो y की घात 3 आ जाएगा। तो ये हल करने पे हमें क्या प्राप्त हुआ? ऋण 3/5 x की घात 3 y की घात 3। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर का आंसर इसका सही है। क्या आ जाएगा? ऋण 3/5 x की घात 3 y की घात 3। इस प्रकार आपके यहाँ पे जो बहुविकल्पी प्रश्न थे 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, और ये 10 प्रश्न आपके कितने अंक के हैं? 10 अंक के हैं, और प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना अंक दिया गया है? 1 अंक। यदि आप सही आंसर लगाते हैं तो आपको पूरे मार्क्स इसमें प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पे नेक्स्ट, अब इसके बाद हम चलेंगे प्रश्न 11 से 20 तक। प्रश्न 11 से 20 तक कितने अंक के रहेंगे? प्रत्येक प्रश्न रहेगा आपका 3 अंक का। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर कौन सा देखेंगे? 11। और ये कैसे प्रश्न है? लघु उत्तरीय प्रश्न है। नीचे दिए गए प्रश्नों का हल कीजिए। अब हमें यहाँ पे इन प्रश्नों को हल करना है। तो ये प्रश्न कैसे हल करेंगे देखते हैं हम। चलो, प्रश्न नंबर 11 का हल है। क्या कह रहा है? वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कोष्टक में क्या दिया है? 7/5 गुणित छोटे कोष्टक में दिया है ऋण 3/12, छोटा कोष्टक बंद, धन 7/5 गुणित 5/12 और कोष्टक बंद। तो इसे हमें इसके वितरकता के उपयोग से मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे इस प्रश्न को हम देखते हैं हल करके। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि किस नियम का उपयोग करने के लिए कहा है इसने? वितरकता के नियम का उपयोग करने के लिए कहा है। तो हल सबसे पहले क्या लिख देंगे आप? यहाँ पे हल लिखेंगे। ऐसा हल लिख दिए। हल लिखने के बाद हमारा प्रश्न क्या है? ये प्रश्न दिया है, तो हम इसी के नीचे हम हल करते चलेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 7/5 को कॉमन निकाल देंगे, कोष्टक के बाहर कर देंगे, क्योंकि दोनों जगह है। इस 7/5 को हमने बाहर कर दिए। अब कोष्टक के अंदर क्या बचेगा आपका? गुणित का चिन्ह लगा दीजिए। ऋण 3/12 धन 7/5 बाहर हुआ तो 5/12 ये बचा आपका। बराबर चिन्ह लगाइए। अब अगला स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या की? ये 7/5 को कॉमन लिए, तो अगले कोष्टक में क्या बचा? ये ऋण 3/12, फिर ये धन का चिन्ह 5/12, और ये कोष्टक इसका यहाँ पे हमने बंद कर दिया है। ये 7/5 को आप जैसा का वैसा लिख दीजिए, फिर गुणित का चिन्ह लगाइए, और ये जो कोष्टक के अंदर की संख्या दी हुई है इसको क्या कर दीजिए? लघुत्तम लेके जोड़ दीजिए। तो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा? कोष्टक लगा के हर समान है, इसके दोनों के हर कितने? 12 है, तो लघुत्तम क्या हो गया? 12। जब हर समान होते हैं तो ऊपर संख्या जैसी की वैसी रहती है, तो ऋण 3 धन 5 बराबर। अब ये 7/5 को हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा का वैसा लिखे, गुणित। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? ऋण 3 धन 5 जुड़ेगा या घटेगा? ये सोचिए। यहाँ पे असमान चिन्ह है तो ये घट जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे 2, और चिन्ह कौन सा आएगा? धन का चिन्ह आएगा। ऋण का धन का चिन्ह आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ धन का चिन्ह है। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2/12। ये 2/12 आ गया आपका। अब क्या करेंगे हम इसमें? ये 2 एकम 2, 2 छिंग 12। अब ये अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, यानी अंश में क्या है? 7 और 1, 7 का 1 में गुणा की तो कितना हो गया? 7, और हर का हर में कितनी संख्या है? 5 गुणित 6, तो 5 का 6 में गुणा कीजिए, यानी 5 का 6 बार पढ़ना पड़िए, या 6 का 5 बार, 6 पंचे 30। तो ये क्या आ गया आपका? 7/30, और ये 7/30 ही क्या कहलाएगा? इसका आंसर कहलाएगा। इस प्रकार आप इस प्रश्न को वितरकता के उपयोग से हल कर सकते हैं, और बहुत सरल प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका। प्रश्न क्या है? प्रश्न 12। प्रश्न 12 है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए। एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। प्रश्न क्या कह रहा है? एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? हल लिखेंगे। हल। अब प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है ये देखिए। क्या कर रहा है? एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? घन की भुजा, जिसे हम क्या मान लेते हैं? ए। क्या करना है हमें? ज्ञात करना है। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 600 सेंटीमीटर का वर्ग, या वर्ग सेंटीमीटर। अब घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 6a का वर्ग। किसका सूत्र लग जाएगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। और ये कितना दिया हुआ है? 600। इस प्रकार से आप हल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? a का वर्ग बराबर 600, और ये 6 का हमने क्या किया? पक्षांतर कर दिए, तो काय में आ जाएगा? यहाँ भागित में आ जाएगा। 600 भागित 6, तो a वर्ग बराबर, अब 6 का भाग 600 में देंगे कितने बार जाएगा? 100 बार जाएगा। 6 एकम 6, 6 शून्यम 0, 6 शून्यम 0, और a बराबर, अब यहाँ से वर्ग हटेगा, यहाँ से क्या हटेगा? वर्ग, तो इसमें क्या लग जाएगा? वर्गमूल। क्या लग गया? ये वर्गमूल। अब 100 का वर्गमूल क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। 100 का वर्गमूल निकाल सकते हैं आप चाहो तो। 100 का वर्गमूल 10 होता है।
आप उसे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो ये क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, ए क्या है, घन की भुजा। तो आपको क्या ज्ञात करने को कहा था, घन की भुजा। तो क्या लिखेंगे, अतः घन की भुजा ए बराबर 100 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न क्या था, घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमें क्या ज्ञात करना था, घन की भुजा। तो ये लिख दिया हमने, घन की भुजा ज्ञात करना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 600 वर्ग सेंटीमीटर। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6a का वर्ग। तो हमने उसके नीचे 6 का वर्ग लिख दिया बराबर 600, फिर 6 का पक्षांतर किए तो 600 के भागित में आया, 6 का भाग 600 में दी 100 बार गया। तो a वर्ग बराबर क्या आ गया 100, और यहाँ से वर्ग को हटाया तो इसमें क्या लग गया, वर्गमूल लग गया। और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। इस प्रकार आप घन की भुजा ज्ञात कर सकते हैं। घन की भुजा कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। प्रश्न 13 देखिए, क्या कह रहा है, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी। प्रश्न क्या कह रहा है, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें कितने घंटे में भरती हैं, 6 घंटे में। तो वह मशीन 6 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी। तो आप मान लेंगे, 6 कह रहे हैं 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी। तो आप उसे मान लेंगे, माना 5 घंटे में x बोतलें भरेंगी। और इस प्रकार से आपको क्या करेंगे, सारणी बदल देंगे। ऊपर लिख देंगे समय घंटों में और भरी हुई बोतलें। देखिए 6 घंटों में कितनी बोतलें भर रहा है 840। तो हमने क्या मान ली, 5 घंटे में कितनी हो जाएगी, x बोतलें भर जाएंगी। तो अब इसका क्या लगा देंगे हम, यहाँ पे इसका अनुपाती लगेगा या क्या लगेगा, इसमें आपका अनुक्रमानुपाती वाला नियम लग जाएगा। कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख देंगे। यहाँ पे अनुसार, प्रश्न में क्या कहा है उसके अनुसार। तो ये क्या हो जाएगा, 6/840 बराबर 5/x। अब क्या करेंगे हम, ये ठीक गुणा कर देंगे, x का 6 में गुणा कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 गुणित x बराबर ये 840 का 5 से गुणा कर देंगे, 840 गुणित 5। या अब क्या करेंगे, x बराबर 840 गुणित 5 और 6 का पक्षांतर की तो काय में आ गया ये भाग में, भागित 6। अब 6 का भाग दे देंगे किसमें, ऊपर दे देते हैं, 840 में देंगे तो कितने बार कट जाएगा। जैसे 840 में हम किसका भाग देंगे, 6 का, 6 एकम 6 बच गया कितना 2, 6 कितना बच गया यहाँ पे, 6 एकम 6 2 उतारे 4 24, 6 चौके 24, 6 शून्य 140 आया। तो यहाँ पे हमने 6 का भाग 840 में कितना आ गया, 140 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 140 गुणित 5। अब x बराबर 140 में 5 का गुणा कर दीजिए, 140 गुणित 5, 5 शून्य शून्य, 5 के 20 की शून्य हासिल की, 2 5 एकम 5 और 2 7, कितना आ गया 700। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया 700 आ गया। आपको प्रश्न में क्या कहा था, उसके आधार पर देख लीजिए कि वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी। तो आप बताएंगे, अतः मशीन 5 घंटे में 700 बोतलें भरेगी। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न क्या था आपका, एक बार देख लीजिए इसे, कि किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती हैं, तो वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी। तो आपका आंसर आ जाएगा, अतः वह मशीन 5 घंटे में 700 बोतलें भरेंगी। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 14 देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 10,648 का घनमूल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि का है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो चलिए 10,648 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से आप लाइन खींच दीजिए, किसके 10,648, इसके क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। किसका भाग जाएगा, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 3 5 7 11, क्या किस अभाज्य संख्या का भाग जाएगा, 2 का जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इसके इकाई के अंक में क्या है 8। यदि इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 रहता है तो किसका भाग जाता है, 2 का। 2 का भाग देते हैं, चलिए 2 का भाग 10 में दी कितने बार गया, 5 बार, 2 पंचे 10। फिर 2 का भाग 6 में दी कितने बार गया, 3 बार, 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 का जाएगा इकाई के अंक में 4 है, तो 2 का भाग कितने बार जाएगा, 2 दूनी 4, बच गया 1, उतारे 3 13 हो गया, 2 छिंग 12, बच गया 1 उतारे 2 12, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4। फिर 2 का ही जाएगा क्योंकि इसके इकाई के अंक में 2 है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा क्या देखते हैं।
इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ने के बाद 3 का भाग उस संख्या में जाता है तो 3 कब चल जाएगा, 3 और 1 4, 4 3 7 और 1 8, तो 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं, 7 का भी नहीं, सीधे किसका जाएगा 11 का। 11 एकम 11 बज गए 2 उतारे 3 कितना हो गया 23, 11 दूनी 22 बज गया 1 उतारे कितना हो गया 11, 11 एकम 11, फिर 11 का जाएगा 11 11 121, फिर 11 का जाएगा 11 एकम 11। ये 10,648 से क्या टूट गए, अभाज्य गुणनखंड। तो 10,000 हमें क्या ज्ञात करना है, इसका घनमूल ज्ञात करना है। यहाँ पे आप घनमूल का ये किसका 10,648 का हमें क्या ज्ञात करना है, घनमूल। तो लिख लीजिए इसके अभाज्य गुणनखंड क्या टूटे, किसके 10,648 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 11 गुणित 11 गुणित 11, और हमें घनमूल ज्ञात करना तो कितने जोड़े बनेंगे, 3 3 के, तो 2 के 3 जोड़े और ये 11 के 3 जोड़े बन के जो घनमूल के बाहर हो जाएंगे, 2 गुणित 11 और 2 का 11 में गुणा की 11 दूनी 22, तो 10,648 का जो आपका घनमूल होगा वह कितना होगा, 22 होगा। तो ये आंसर हो गया आपका। इस प्रकार से आप इसका घनमूल निकाल सकते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न 15 देखिए। प्रश्न 15 क्या कह रहा है, x का मान ज्ञात कीजिए यदि 5x की घात 2x धन 1 भागित 25 बराबर 125 है। तो इसमें किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। यहाँ पे ये प्रश्न मिसिंग है, यहाँ 5 की घात कहलाएगी, 5 की घात 2x धन 1, तो हम इसको हल लिख देते हैं पहले। ये हमने हल लिख दिए, या आप उसे भी 5x दिया ना आपको तो 5x लिख सकते हैं। 5x की घात, ये x नहीं है यहाँ पे, आप इसे x ना माने। यहाँ पे क्या दिया है आपको, 5 की घात 2x धन 1 भागित 25 बराबर 125। यहाँ पे जो आपका ये जो x का मान x नहीं है, इसे क्या मानेंगे आप, यहाँ पे आपका 5x दिया था, ये 5 की घात 2x धन 1 है भागित 25 बराबर 125। इस प्रकार से प्रश्न है, इसको कैसे हल करेंगे देखिए। यहाँ पे आप पहले 5 2x धन 1 जैसा का वैसा लिख दीजिए, भागित देखिए 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, तो यहाँ आप किसका वर्ग लिख देंगे, 5 का वर्ग, और 125 का आप अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 5 गुणित 5 गुणित 5 3 बार है, 5 की घात क्या आ जाएगा 3, 5 की घात 3 आ गया। और आप यहाँ पे चिन्ह काय का, ये हमारा भाग का, भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। भाग में घातें कैसी होती हैं घट जाती हैं। तो क्या करेंगे, 5 2x धन 1 ऋण 2, या आप इसका पक्षांतर भी कर सकते थे। जैसे इसको एक सरलतम रूप में करना है आपको तो इस प्रकार से कर सकते हैं। कैसे करेंगे देख लीजिए। ये हमने अभी घातों में बदल दिए, ये 5 2x धन 1 जैसा का वैसा लिख दिए, बराबर ये काय में भाग में, तो ये पक्षांतर होगा तो काय में चल जाएगा, गुणा में चल जाएगा। तो गुणा में किसकी 5 की घात 3 तो आपने लिख दी है, गुणित 5 की घात 2, ये भाग में था 5 की घात 2 तो काय में चले गया, गुणा में चले गया। अब देखिए यहाँ पे 5 2x धन 1 जैसा का वैसा लिख दिए, बराबर 5 की घात 3 और ये 5 की घात 2। अब क्या है, इसके आधार समान है, जब आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 की घात, घातें जोड़ दो, 3 और 2 5। अब यहाँ हम आधार समान है, घातों की तुलना कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2x धन 1 बराबर 5। अब ये 2x बराबर 5, धन 1 का पक्षांतर की तो क्या हो गया ऋण 1, 2x बराबर 5 में से 1 घटाए तो कितना बचा 4, तो x बराबर क्या होगा 4 भागित 2, और 2 का भाग 4 में दी कितने बार गया, 2 बार, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। इस प्रकार आपको x का मान ज्ञात करने को कहा था, तो यहाँ x का मान कितना हो गया, 2 हो गया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट होता है। प्रश्न 16 देखिए। प्रश्न 16 क्या कह रहा है, पढ़िए। 840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपये में बेची जाती है, तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है पेपर के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 840 रुपये है, और उसे कितने में बेचता है, 714 में बेचा, तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना है। तो बट्टा क्या होता है, जैसे जो अंकित मूल्य होता है किसी भी चीज़ का, और आपको वह वस्तु जितने में बेचता है, जैसे मान लीजिए अंकित मूल्य कितना है 840 रुपये है, और आपको कितने में बेचा उसने 714 में, तो जो आपको वहाँ पे बीच में जो छूट मिली है वह क्या कहलाती है, बट्टा कहलाती है। तो इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ हल लिखेंगे हम, देखिए ये हल लिख दिए। सबसे पहले आप लिख दीजिए क्या क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है, ये 840 रुपये, और विक्रय मूल्य कितने में बेचा, विक्रय मूल्य कितना है आपका यहाँ पे, विक्रय मूल्य
₹714। अब क्या कह रहा है इसमें बट्टा, तो बट्टा क्या हो जाएगा, बट्टा कैसे निकालेंगे हम, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। तो क्या मालूम हो जाएगा हमें, बट्टा, बट्टा निकालने का सूत्र क्या होता है, बट्टा बराबर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना है हमारा 840 और विक्रय मूल्य कितना है 714। अब अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे, घटा दीजिए, 840 में से 714 घटाएंगे कितना आ जाएगा 126। ये हमें क्या मिल गया, बट्टा मिल गया। तो हमें बट्टा ज्ञात हो गया, 126 रुपये क्या आ गया, ये हमारा बट्टा आ गया। अब क्या कह रहा है, बट्टा प्रतिशत भी ज्ञात करना है। तो बट्टा प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, बट्टा प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है, बट्टा भागित अंकित मूल्य, अंकित मूल्य गुणित 100। बट्टा कितना आया हमारा 126 रुपये और अंकित मूल्य कितना है 700, सॉरी अंकित मूल्य कितना है 840 रुपये गुणित 100। अब क्या करेंगे, इसे हल करेंगे हम, जो क्रॉस होता है उसे क्रॉस कर दीजिए। चलिए देखते हैं इसे क्रॉस करके, हल करके। 1 शून्य से 1 शून्य क्रॉस हो गया ये। अब 2 से क्रॉस करो, 2 पंचे 10 और इसको साइड में क्रॉस कर देते हैं हम। क्या है 126 गुणित 100 भागित कितना है 840। ये 1 शून्य से 1 शून्य क्रॉस हो गया। 2 से क्रॉस की, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब फिर 2 से क्रॉस किए इसको, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 तिया 6। फिर 3 से 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 7 एकम 7, 7 री 21। क्या बच गया आपका 3 और 5। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 गुणित 5। जब इसे हल करके देखें और 3 का 5 से गुणा किया तो कितना आ गया 15%। तो ये 15% क्या हो गया आपका बट्टा प्रतिशत। ये क्या ज्ञात हो गया आपका बट्टा प्रतिशत, और 126 रुपये क्या ज्ञात हो गया आपका ये बट्टा। तो इस प्रकार से आप बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। क्या कह रहा है इसमें, गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड कैसे करते हैं आपको हम बता रहे हैं, चलिए देखते हैं इसे हल करके। प्रश्न नंबर 17 को हल, प्रश्न क्या है हमारा, x वर्ग धन 5x धन 6। इसे क्या निकालना है, गुणनखंड। गुणनखंड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद का गुणांक और अंतिम पद का गुणा करेंगे। प्रथम पद क्या है आपका x वर्ग, इसका गुणांक क्या है 1, 1 का 6 में गुणा कीजिए। जैसे देखिए हम आप करके बता रहे हैं, 1 गुणित 6, 1 का 6 में गुणा किया तो कितना आ गया 6। हम किसको तोड़ेंगे, मध्य पद को तोड़ रहे हैं। मध्य पद को तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रथम पद का अंतिम पद में गुणा करेंगे। तो 1 गुणित 6 आ गया, गुणा करने पे 6 आया। अब इस 6 के ऐसे गुणनखंड तोड़ेंगे, गुणा करने पे क्या है 6 और जोड़ने घटाने पे कितना है मध्य पद 5। किसका गुणा करेंगे हम, तो 6 का 1 में गुणा कर दीजिए, 6 कम 6, 6 ओ सॉरी 6 गुणा में नहीं आएगा, देखते हैं इसे करके, 1 मिनट से बता दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे हमने गुणा करने पे क्या आंची 6 और जोड़ने घटाने पे कितना आंची 5x। हम किसका गुणा करेंगे, 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 तिया 6 और 2 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मध्य पद 5 आ जाएगा। अब ये 2 और 3 को हम कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। तो प्रथम पद x वर्ग जैसा का वैसा लिख दीजिए, लिख दिए। फिर उसके बाद हमारे ये जो गुणनखंड टूटा है 2 धन 3, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2x धन 3x धन 6। अब क्या कीजिए, 2 2 के जोड़े बन गए, x वर्ग धन 2x में से क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें से x, इससे x कॉमन लिए तो कोष्टक में क्या बचेगा, इस x का x वर्ग में भाग दिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x आ जाएगा। फिर इसी x का 2x में भाग दिए तो कितने बार चल जाएगा 2 बार। तो क्या बचा कोष्टक में x धन 2, फिर धन का चिन्ह। अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 3x धन 6 में से 3 कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि 3 का भाग 3x में चल जाएगा और 6 में भी। तो 3 कॉमन ले ली हमने, तो यहाँ क्या बचेगा x धन 3 दूनी 6। अब कॉमन क्या ले लीजिए, ये ब्रैकेट कॉमन हो जाएगा, x धन 2 कॉमन हो गया। तो x धन 2 कॉमन हो गया ये आपका। तो नेक्स्ट अगले कोष्टक में क्या जाएगा x धन 3। इस प्रकार आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी प्रश्न नंबर 17 जो गुणनखंड कीजिए कहा था, तो उसके गुणनखंड क्या हो गए, एक कोष्टक में x धन 2, दूसरे कोष्टक में x धन 3। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 17 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 18 कह रहा है बीजी व्यंजकों का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है, जो बीजी व्यंजक है इनका योग ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं देखिए, चलो हल लिखते हैं हम, ये हल लिख दिए। अब आपका बीजी व्यंजक क्या है 3x वर्ग y का वर्ग धन 5xy धन 7। और क्या करना है, योग ज्ञात करना है। समान घात वाली संख्या से समान घात वाली संख्या जुड़ती है और घटती है, तो समान घात वाली संख्या के नीचे समान घात वाली संख्या लिख देंगे। योग यानी क्या करना है, इसे हमें जोड़ना है। तो ये 7x वर्ग y का वर्ग ऋण
9xy धन 8। अब इसे जोड़ते हैं, चलिए 7 में 3 जोड़े कितना हो गया 10x वर्ग y का वर्ग। अब यहाँ देखिए धन 5xy है और ऋण 9xy है, जुड़ेगा या घटेगा? ये घटेगा, क्योंकि असमान चिन्ह में घटता है और चिन्ह क्या आता है? बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह रहता है। यहाँ बड़ी संख्या के साथ काय का चिन्ह है? ऋण का, तो इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा? ये ऋण। और 9 में से 5 घटाए तो 4xy। फिर नेक्स्ट ये 7 में 8 को जोड़ दीजिए, 7 में 8 जोड़े कितना हो गया 15। तो इस प्रकार से ये इसका हल हो गया। योग ज्ञात करने वाला अ नंबर का प्रश्न कंप्लीट होता है। इसी प्रकार अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 18 का अ नंबर कंप्लीट हुआ। इसके बाद के प्रश्न आने वाले वीडियो में बताएंगे। यदि आपको हमारे द्वारा ये जो प्रश्न बताए गए हैं, ये प्रश्न अच्छे लगे हों, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।